ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन के शिकार करने के खास तरीके की। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें ना जाने कितने ही युवा शिकार हुए। इस जाल का सेंटर था एक प्राइवेट आइलैंड जिसे फुल कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? चलिए समझते हैं। इसकी शुरुआत किसी इच्छा से नहीं बल्कि कंट्रोल करने की एक गहरी साइकोलॉजिकल जरूरत से हुई थी। एप्स्टीन और उसके क्लाइंट्स के लिए ये एक साइकोलॉजिकल हाई था जो पूरी तरह से हावी होने से मिलता था। कंट्रोल की इसी जरूरत ने एक खास तरह के शिकार का ब्लूप्रिंट तैयार किया। रिक्रूटर्स ऐसी ही लड़कियों को ढूंढते थे जिन्हें बहलाना और काबू करना बेहद आसान था। टारगेट प्रोफाइल तो सेट था, अब एप्स्टीन ने अपनी रिक्रूटमेंट मशीन शुरू की। इस टीम को लीड कर रही थी घिस्लिन मैक्सवेल, जिसका काम था पीड़ितों को ढूंढना और फंसाना। यह पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स का था जो पीड़ितों को सीधे एप्स्टीन के दरवाजे तक ले आता था। लालच भी अलग अलग थे, जैसे फ्लोरिडा में मसाज जॉब्स और न्यूयॉर्क में मॉडलिंग के मौके। एक मसाज के लिए $300 का वादा किया जाता था, जो उस वक्त एक बड़ी रकम थी। और एक बार जो अंदर आ गया वो शोषण और कंट्रोल के एक शातिर सिस्टम में फंस जाता था। आइलैंड पर मैक्सवेल का काम था शोषण को नॉर्मल दिखाना ताकि पीड़ितों की सारी हदें मिट जाएं। एक खतरनाक तरीका था एब्यूज का पिरामिड, जिसमें शिकार को ही नए शिकार लाने पर मजबूर किया जाता था। कंट्रोल करने के लिए महंगे तोहफे, ब्लैकमेलिंग और साइकोलॉजिकल गेम्स सब कुछ इस्तेमाल होता था। आखिर में इन विक्टिम्स को एप्स्टीन के पावरफुल दोस्तों को परोसा जाता था। लेकिन सच तो ये है कि इस पूरे सिस्टम को दशकों पहले ही रोका जा सकता था। 1996 में मारिया फार्मर नाम की एक विक्टिम बचकर निकली और FBI तक पहुंच गईं। लेकिन उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया गया और अगले 20 साल तक ये सब चलता रहा। ये सवाल परेशान करता है कि अगर 1996 में एक शिकायत सुन ली जाती तो कितनी जानें बच सकती थीं।